उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। देहरादून जू में आज से विद्यार्थियों को मुफ्त प्रवेश। देहरादून जू में 2 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। यह सुविधा 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मंगलवार को जू इंचार्ज रेंजर विनोद लिंगवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो छात्र देहरादून जू में एंट्री पाना चाहते हैं उनको स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड दिखाना होगा। इस आधार पर फ्री एंट्री दी जाएगी। 8 वर्ष से ऊपर वाले छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे, जबकि 8 साल तक के बच्चों के लिए पहले से ही एंट्री फ्री है। इधर बुधवार को जू में बीमार वन्य जीवों के लिए क्वारंटीन सेंटर और चिड़िया बाड़े का भी शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। संयोजक मोहित डिमरी ने मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में कहा कि भू कानून जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। विधानसभा में कानून पारित होने से पहले इसके ड्राफ्ट के स्वरूप को लेकर सरकार सबके साथ चर्चा करे। डिमरी ने कहा कि 2022 में भू कानूनों को लेकर सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। उद्योगों के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा भी सार्वजनिक हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जमीनों का ही है। उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति अब केदारनाथ में अगली स्वाभिमान रैली की तैयारी कर रही है। डिमरी ने बताया कि इसके बाद हरिद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, पौड़ी, विकास नगर में भी महारैली आयोजित की जाएगी। क्लेमेंट टाउन में सेना की भूमि कब्जाने की कोशिश। क्लेमेंट टाउन छावनी क्षेत्र में सेना की महत्वपूर्ण भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि निजी जमीन के साथ सेना की जमीन पर प्लॉटिंग का लेआउट पास करा दिया है। जब रक्षा संपदा मुख्यालय तक शिकायत पहुंची तो निर्माण रुकवा दिया गया। कैंट बोर्ड ने इस मामले में जांच बिठा दी। अधिवक्ता के कश्यप ने छावनी बोर्ड के साथ ही रक्षा संपदा मुख्यालय को भी शिकायत भेजी है। उन्होंने बताया कि भारूवाला ग्रांड में खसरा नंबर 188 और 196 में भारतीय सेना की संपत्ति है। आरोप है कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग शुरू कर दी है। इधर अधिवक्ता की शिकायत पर क्लेमेंट टाउन कैंट बोर्ड की सीईओ अंकित सिंह ने जांच बिठा दी है। उनके अनुसार राज्य सरकार और रक्षा संपदा अधिकारी से जमीन के सीमांकन के लिए संपर्क किया गया है। भूमि का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। मौके पर जल्दी संयुक्त पैमाइश कराई जाएगी। सैन्य धाम के धीमे निर्माण पर मंत्री जोशी नाराज। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर धीमे काम पर नाराजगी जताई। अंतिम चरण का काम दिन रात करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। देश भर में स्मारकों के अध्ययन के बाद ही सैन्य धाम को मूर्त रूप दिया जा रहा है। यहाँ 1734 शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी और प्रदेश की 28 पवित्र नदियों का जल अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में प्रतिस्थापित की गई है। सैन्य धाम में लाइट एंड साउंड शो, म्यूजियम और ऑडिटोरियम की सुविधा होगी। यहाँ सैन्य हथियार भी रखे जाएंगे। 2 साल जेल काटकर फौजी दोष मुक्त। देहरादून शहर के डोभालवाला निवासी एक फौजी और उनके परिवारजनों को हल्द्वानी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में निर्दोष मानते हुए दोष मुक्त किया है। इस मुकदमे के कारण फौजी, उनका भाई, मां और बहनों को करीब 1.5 से 2 साल जेल भी काटनी पड़ी। लाल कुआं निवासी फौजी के ससुर ने अपनी बेटी की मौत पर दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। सेना में जम्मू में तैनात नीरज बोरा पुत्र बिशन सिंह बोरा की ओर से हल्द्वानी कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि 19 अगस्त 2019 को लाल कुआं निवासी दीवान सिंह भंडारी ने अपनी बेटी की शादी नीरज से आर्य समाज मंदिर में की। शादी के बाद हल्द्वानी में किराए के एक मकान में पत्नी को छोड़कर नीरज जम्मू में अपनी ड्यूटी पर चले गए। कुछ महीने बाद नीरज छुट्टी पर लौटे तो पत्नी को देहरादून डोभाल वाला अपने घर ले। लाल कुआं कोतवाली में दर्ज कराई मुकदमे में दीवान सिंह भंडारी का आरोप था कि ससुराल पहुंचने पर उनकी बेटी को कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उस पर मायके से 2 लाख रुपए लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने अपने दामाद पर नशे में मारपीट करने और पत्नी को छत से नीचे फेंकने का भी आरोप लगाया। मामले के अनुसार 15 अप्रैल 2021 को विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। 30 सितंबर को हल्द्वानी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने फौजी नीरज बोरा और उनके सभी आरोपित परिजनों को निर्दोष मानते हुए दोष मुक्त का फैसला सुनाया। लोनीबी में जैम पोर्टल से होगा आउटसोर्स एजेंसी का चयन। लोक निर्माण विभाग के सभी डिवीजनों में आउटसोर्स कर्मचारी, मेट और बेवदार जैम पोर्टल से चयनित आउटसोर्स एजेंसी के जरिए तैनात किए जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए शासन ने लोनीबी के एचओडी को यह निर्देश दिए हैं। सरकार ने पूर्व में भी यह आदेश किए थे, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोनीबी के आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी की मांगों पर लोनीबी के प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर हुई वार्ता सोमवार को विफल हो गई थी, लेकिन शासन ने कर्मचारियों की आंदोलन को गंभीरता से लिया और लोनीबी के उप सचिव अनिल जोशी ने लोनीबी के प्रमुख अभियंता को इस मामले में पत्र भेजकर शासन के पूर्व के आदेशों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। इधर शासन ने निर्देश के बाद लोनीबी के एचओडी ने भी विभाग के सभी डिवीजनों को आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए जैम के जरिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने को कहा है। वहीं लोनीबी आउटसोर्स मेट बेलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र सिंह ने कहा
कि जब तक शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन शुरू नहीं हो जाता तब तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। अब एक और गांव में लगा बोर्ड, फेरी वाले व बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, सीमा पर बोर्ड भी लगाए। बीते दिनों हुई घटनाओं को लेकर लिया निर्णय। जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांडा वरदार के ग्रामीणों ने फेरी करने वाले और बाहरी लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में गांव की सीमा में 3 अलग अलग स्थानों पर बाकायदा बोर्ड, सूचना बोर्ड भी लगा दिए हैं। ग्राम पंचायत मैदनपुर ने भी बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। जो भी फेरी वाला या अन्य बाहरी गांव में घूमता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। 24 साल बाद फिर छात्र संघ अध्यक्ष पद पर छात्रा की ताजपोशी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिषद पौड़ी में छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिषद पौड़ी में दूसरी छात्रा की छात्र संघ अध्यक्ष पर ताजपोशी हो गई। एबीवीपी की प्रत्याशी अभिरुचि नौटियाल ने एनएसयूआई के प्रत्याशी राजकुमार नेगी को 46 मतों के अंतर में पराजित कर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष व सचिव पद पर एनएसयूआई और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर आर्यन छात्र संगठन ने जीत दर्ज की। बिल्डा परिषद श्रीनगर में एबीवीपी के जसवंत बने छात्र संघ अध्यक्ष। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिल्डा परिषद में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी जसवंत सिंह राणा ने जीत दर्ज की। उनको 1861 मत मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर छात्रम के अमन काला ने रिकॉर्ड 1250 वोटों से उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के एसआरटी परिषद बासठ हॉल में निर्विरोध निर्वाचन छात्र संघ पदाधिकारियों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर डीके शर्मा ने शपथ दिलाई। एसआरटी परिषद में छात्र संघ अध्यक्ष पद को छोड़कर अन्य सभी पदों पर एक एक प्रत्याशी ने नामांकन कराया था। अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था। एक प्रत्याशी का शपथ पत्र वैध न मिलने के कारण निरस्त हो गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर शर्मा ने निर्विरोध निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष आदित्य रतोड़ी, उपाध्यक्ष विपिन सिंह नेगी, सचिव अमन सजवाण, सह सचिव धीरज चंद्रपाल, कोषाध्यक्ष मृदुल मखलोगा, कार्यकारिणी छात्र आरक्षित स्नेहा पुंडी, कार्यकारिणी सदस्य ललित प्रताप सिंह को शपथ दिलाई। बीकॉम चौथे सेमेस्टर के एक पेपर में 77 में से 73 छात्र हो गए फेल। छात्रों ने उत्तर पुस्तिका जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए सवाल। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में संबंध उत्तरकाशी महाविश्वविद्यालय के बीकॉम चौथे सेमेस्टर के एक विषय में 77 छात्रों में से 73 छात्र फेल हो गए। ओम छात्र संगठन ने इस संबंध में प्रधानाचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजे ज्ञापन में विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका जांच व मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से उक्त विषय में दोबारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व मूल्यांकन। फेल होने वाले में कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की ओर से प्रोत्साहन छात्रवृत्ति भी मिलती है। छात्रों ने जल्द समय रहते विश्वविद्यालय की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पहाड़ के डाकघरों में काम करेंगे हरियाणा और पंजाब के युवा। 157 युवा देंगे सेवाएं, जबकि उत्तराखंड से मात्र 3 ही चयनित। एक तरफ उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए मारामारी मची है, वहीं डाक विभाग में बीपीएम और एबीपीएम के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अधिकांश युवा हरियाणा और पंजाब के नियुक्त हुए हैं। गणित में नंबर 100 नहीं आ रहा प्रतिशत निकालना। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में डाकघरों में नियुक्त होने जा रही हरियाणा और पंजाब के अधिकांश अभ्यर्थियों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में गणित में 100 में से 99 अंक हासिल किए हैं, मगर उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें प्रतिशत निकालना ही नहीं आ रहा है। डाक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वे पत्र भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं, उन्हें गढ़वाली बोली भी समझ में नहीं आ रही है, हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे में ये अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों के पोस्ट ऑफिस को कैसे संभाल पाएंगे, यह सोचनीय विषय है। पूर्व समाज कल्याण अधिकारी शंकरधर सहित 9 के विरुद्ध एक और आरोप पत्र। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व समाज कल्याण अधिकारी व पूर्व उप निदेशक अनुराग शंकरधर, गीताराम नौटियाल समेत 9 के विरुद्ध एक और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। यह मामला एक शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है। इसमें संस्थान के कई पदाधिकारियों को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में स्पेशल ईडी कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम ल्वारखा में पानी का कनेक्शन ही नहीं। नेटिरी प्रतापनगर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत ल्वारखा के ग्रामीणों ने पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। गाँव के लिए अभी तक कोई पेयजल लाइन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को 2-3 किलोमीटर दूर स्थित प्राकृतिक जल स्रोतों से ही पानी ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर पंपिंग पेयजल योजना का पानी पहुंचने तक पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग की है। रौनक रमोली में स्थित 1000 की आबादी वाला अनुसूचित जाति बाहुल्य ल्वारखा गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है, लेकिन गांव में पेयजल तक की सुविधा नहीं है। ग्रामीण वर्षों पहले की तरह आज भी 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर ला रहे हैं। गाँव के अधिकतर लोग पशुपालन व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। गांव के लक्ष्मण सोनी ने बताया कि गांव में एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक स्कूल है, वहां भी पानी की सुविधा नहीं है। डीएम मयूर दीक्षित ने जल संस्थान के ईई को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में सत्र 2025-26 में रिक्त स्थानों के सापेक्ष कक्षा 9 व कक्षा 11 में प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये थी आज की मुख्य खबरें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे
चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।